afternoon everyone. Welcome to SRS IAS and Law Academy. हमने अपने लास्ट लेक्चर में कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे मेंस रिया के। 2-3 प्रिंसिपल्स हो गए थे। मैंने आपको एज सच प्रिंसिपल्स की हेडिंग नहीं लिखवाई थी, बट हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली थी। तो आप अपने नोट्स में ना ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ मेंस रिया करके ये 2-3 हेडिंग्स डाल लो, और जो भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया वो इन हेडिंग्स के अकॉर्डिंगली आप करना, ठीक है, रिवाइज करना। कल हमने अपना लेक्चर छोड़ा था मैलम इन से और मैलम इन प्रोहिबिटो पर। ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमने डिस्कस करना था कि एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एटीजे मेंस में आया था, और इंटरव्यू में मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा गया। तो आई थिंक हमने क्वेश्चन लिखा नहीं था, आप क्वेश्चन लिख लो। तो हम लास्ट लेक्चर में आधी चीज़ ये डिस्कस कर चुके थे कि जुडिशियल डिस्क्रिशन जो है वो क्या ये जो मैलम इन से है और मैलम इन प्रोहिबिटो है, तो और जो मेंस रिया है वो क्या जुडिशरी देखेगी, जजेस देखेंगे, कोर्ट देखेगी, या वो किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, डू वी नीड टू सी इन आईपीसी दैट द एक्ट इज मैलम इन से और मैलम इन prohibito? Do a judge need to determine this? Question mark. In other words, एक और तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम करो, Does actus non facit reum nisi mensit rea apply to IPC? Question mark. Is it a responsibility of a judge to see मेंस रिया वॉज देयर और नॉट? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसे हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, उन्हीं जजमेंट्स के साथ हम इसे डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंटरव्यू में ये 3-4 बार पूछा जा चुका है, और एडीजे मेंस के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप केस लिखो, इस पर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, और उससे पहले जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से पहले आप ये लिखो, ऑब्जर्वेशन ऑफ जॉन डी मेन। क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया 1896। तो जॉन डी मेन इस बारे में क्या कहते हैं वो लिखो, और इसे कोर्ट्स में लिखना ही उन्हीं की लाइंस है। अंडर द पीनल कोड सच अ मैक्सिम, कौन से मैक्सिम की बात की जा रही है यहाँ पर? एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया की, ठीक है। अंडर द पीनल कोड सच अ मैक्सिम, और ब्रैकेट में ये मैक्सिम लिख लो, इज होली आउट ऑफ प्लेस। एवरी ऑफेंस इज डिफाइंड इन IPC and the definition states not only what the accused must have done but also his state of mind with regard to the act which he was doing. तो जॉन डी मेन क्या कहते हैं कि पीनल कोड में ये जो मैक्सिम दिया गया है हमें, कॉमन लॉ का मैक्सिम, लैटिन मैक्सिम, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, ये होली आउट ऑफ प्लेस है, ठीक है। वो कहते हैं कि हर एक ऑफेंस डिफाइन किया गया है IPC में अच्छे से, और हर एक डेफिनेशन के साथ ना सिर्फ ये बताया जा रहा है कि एक्यूज ने क्या किया होगा तो उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी, या किस ऑफेंस को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, बल्कि इसके साथ ही उसकी स्टेट ऑफ माइंड भी बताई गई है, ठीक है, उस एक्ट के रिगार्डिंग। तो कौन सा एक्ट वो वॉलंटरली कर रहा है, नोइंगली कर रहा है, ये सारे वर्ड्स हम जो ऑफेंसेस पढ़ते जाएंगे उसमें वो मेंस रिया भी उसका साथ साथ में दिया गया है, और वो मेंस रिया भी हम देखते जाएंगे, क्या इसने वॉलंटरली किया, नोइंगली किया, इंटेंशन थी या नहीं थी, रीजन टू बिलीव था या नहीं था, फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस थे या नहीं थे, लाइकली टू कॉज डेथ, ये सारी चीज़ें जो है हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑफेंसेस में ऑलरेडी दे दी गई हैं। तो जब ऑलरेडी हमें एक एक ऑफेंस के साथ मेंस रिया दे दिया गया है, तो फिर ये जो मैक्सिम है एक्टस नॉन फेसिट रियम, जो कॉमनली मेंस रिया को डिफाइन कर रहा है, हमें इसकी इतनी ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। कुछ केसेस जहाँ पर मेंस रिया नहीं स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया होगा वहाँ पर हम ये वाला मैक्सिम लगाएंगे, लेकिन मेन क्या कह रहे हैं कि
हमें जितने भी ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं उसमें ऑलरेडी मेंस रिया भी दिया गया है, माइंड दी गई है, जो एक्यूज स्टेट ऑफ माइंड दी गई है एक्यूज्ड की, ठीक है। बट ऑल्सो स्टेट ऑफ माइंड विद रिगार्ड टू द एक्ट विच ही वॉज डूइंग। तो इससे आपके कोर्ट्स जो है वो क्लोज कर दो। इसके बाद केस लिखो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MH जॉर्ज। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MH जॉर्ज 1965 सुप्रीम कोर्ट। इसके आगे हमने और भी प्रिंसिपल्स डिस्कस करने हैं, तो वो प्रिंसिपल्स मैं आपको बताती जाऊंगी, उसके आगे नंबर्स अपने हिसाब से डालते जाना। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MH जॉर्ज 1965 सुप्रीम कोर्ट। एक और इससे मिलता जुलता केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस आचार्य D पांडे। सुप्रीम कोर्ट। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस आचार्य D पांडे 1971 सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court clearly held in both these cases, Supreme Court clearly held that the common law doctrine of actus non facitorium nisi mensitria does not apply to IPC। तो इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जो कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन है एक्टस नॉन फेसिट वाला, वो अप्लाई नहीं करता IPC पर। दिस मीन्स दैट इफ दिस मैक्सिम would apply on each case, then the judge will have to find out. In IPC, mens rea of every act has been clearly written, so there is no need to find out the mens rea in each case। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो मेंस रिया है क्या वो जजेस देखेंगे, क्या वो कोर्ट का काम है देखना कि मेंस रिया क्या था, स्टेट ऑफ माइंड क्या थी एक्यूज्ड की। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दो केसेस में ये क्लियर कर दिया और मेन ने भी कहा है कि हम जो एक्टस नॉन फेसिटरियम वाले मैक्सिम की बात कर रहे हैं, जो कॉमन लॉ प्रिंसिपल है, कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन है मेंस रिया का, तो वो कहते हैं कि अगर हम ये मैक्सिम अप्लाई करना, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर हम ये मैक्सिम अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे IPC पर, तो फिर वो जजेस की ड्यूटी बन जाएगी कि वो मेंस रिया देखें। तो मेंस रिया मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी की स्टेट ऑफ माइंड जानना कितना मुश्किल है। हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा था तो उसने वो ऑफेंस किया, ठीक है। तो इसीलिए जो भी स्पेसिफिक मेंस रिया है जिस भी ऑफेंस का, वो दिया गया है। तो हम सारी चीज़ें नहीं देखेंगे कि मेंस रिया में क्या क्या इंक्लूड हो रहा था, हम सिर्फ वो देखेंगे जो ऑफेंस से रिलेटेड मेंस रिया हर एक सेक्शन के साथ दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए हर एक केस में हमें ज़रूरत नहीं है मेंस रिया को फाइंड आउट करने की। अब जैसे एग्जाम्पल डिसऑनेस्टली में, अगर हम डिसऑनेस्टली देखें, ठीक है, इसे एग्जाम्पल डाल के भी लिख लो। अगर हम डिसऑनेस्टली देखें तो हूएवर डिसऑनेस्टली, ठीक है, डिसऑनेस्टली जो है वो IPC में डिफाइन किया गया है। डिसऑनेस्टली भी एक तरह का मेंस रिया हो जाता है। तो जहां पर भी जिस भी ऑफेंस में हूएवर डिसऑनेस्टली आ जाएगा, ठीक है, वहां पर हम क्या देखेंगे, डिसऑनेस्टली की जो डेफिनेशन दी गई है, क्या डेफिनेशन दी गई है, रॉन्गफुल एक्ट फॉर रॉन्गफुल गेन। तो हम डिसऑनेस्टली जहां जहां पढ़ेंगे वहां पर हम इस चीज को देखेंगे कि उसने कौन सा रॉन्गफुल एक्ट किया था और कौन से रॉन्गफुल गेन के लिए किया था, ठीक है। तो वहां पर हम ये नहीं देखेंगे जो डिसऑनेस्टली की कॉमन मैन की लैंग्वेज में जो डिसऑनेस्ट माना जाता है, ठीक है, हम उस हिसाब से नहीं देखेंगे, हम IPC के हिसाब से देखेंगे। whoever fraudulently सेक्शन 25 डिफाइन करता है। तो whoever fraudulently मतलब जिसकी इंटेंशन थी डिफ्रॉड करने की, whoever वेटेंटली, वेरी नेग्लिजेंटली, रेकलेसली, ठीक है। इस तरीके से हम जो मेंस रिया है वो वैसे लेंगे जो भी वर्ड्स ऑफेंस में दिए गए होंगे और उनकी जो डेफिनेशन है IPC में दी गई होगी।
So mens rea is already given with each section. We do not need to find mens rea. हम separately mens rea ढूंढने नहीं बैठेंगे. Therefore, इसी से हमारा आंसर फ्रेम हो जाता है, इसी से हमारा आंसर का क्रक्स निकल जाता है. Therefore, maxim actus non facit reum does not apply to IPC. So, अब जज को क्या देखना होगा कि जो मेंस रिया ऑफेंस के साथ दिया गया है, क्या एक्यूज्ड का वो वाला मेंस रिया था या नहीं था. ठीक है, एक्यूज पर वो वाला मेंस रिया फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा. तो अभी हमने जैसे डिसऑनेस्टली की एग्जांपल की कि अगर वहां पर ऑफेंस में हुएवर डिसऑनेस्टली दिया गया है तो हम सेक्शन 24 में देखेंगे कि डिसऑनेस्टली का मतलब क्या है. तो हम ये देखेंगे कि क्या इंटेंशन थी रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन करवाने की या नहीं थी. ठीक है, तो जज को ये देखना होगा कि वो जो एक्ट है वो डिसऑनेस्टली हुआ है या नहीं हुआ. तो हम बाकी सारा मेंस रिया देखने नहीं बैठेंगे. ठीक है, अब कुछ ऑफेंसेस मैंने बताया था आपको कि जहां पर मेंस रिया नहीं दिया गया होता स्पेसिफिकली, जैसे हम रेप के एग्जांपल लें तो वहां पर मेंस रिया नहीं दिया गया. ठीक है, वहां पर दिया गया है whoever commits rape. अब यहाँ पर मेंस रिया नहीं दिया गया तो वहां पर हम क्या देखेंगे, या फिर अगर हम सेक्शन 121 देखें वहां पर भी whoever wages war against India. ठीक है, वहां पर भी मेंस रिया नहीं दिया गया. तो इन सारे केसेस में ये भी केसेस लिख लो कि कौन कौन से केसेस में मेंस रिया नहीं दिया गया. एक तो सेक्शन 121 में और एक 376 में. ठीक है, तो जहां पर मेंस रिया नहीं दिया गया वहां पर हम क्या देखेंगे, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. वहां स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा. तो वहां पर हम इंटेंशन देखेंगे ही नहीं कि तुमने किस इंटेंशन से ये काम किया. वहां पर हम ये देखेंगे कि तुमने कुछ गलत किया है अब और तुमसे अब ये पूछना नहीं बनता, तुम अपने एक्ट का कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरा तो ये रीजन था इसलिए मैंने ये ऑफेंस किया. ठीक है, तो वहां पर हम मेंस रिया तुम्हारा देखेंगे ही नहीं. तो तुम कोई एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते हो उन एक्ट्स का. और हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि गुड इंटेंशन, लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि गुड इंटेंशन का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है आईपीसी में. इस पर कुछ लैंडमार्क केसेस लिखो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पर. रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 सुप्रीम कोर्ट, और ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से डील करता है और एक लैंडमार्क केस है तो इसके केस के आगे लैंडमार्क लिख लेना. रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 सुप्रीम कोर्ट. इसके कुछ फैक्ट्स लिख लो, इसमें क्या हेल्ड किया गया था वो लिख लो क्योंकि लैंडमार्क है तो मैं आपको डिक्टेट करवा रही हूँ. देयर वाज अ बॉय हु यूज्ड टू सेल बुक्स and there was a book by D.H. Lawrence called Lady Chatterley's Lover. ये बुक का नाम है. There was a boy who used to sell books. There was a book by D.H. Lawrence, ये writer है, called Lady Chatterley's Lover, which at that time was considered as an erotic book and was banned. तो बैन की गई थी ये बुक. Police found a few copies of that book in his shop. तो जो शॉपकीपर था उसकी शॉप पर पुलिस को ये कुछ कॉपीज मिली इस बुक की जो बुक बैंड थी. ठीक है, a case under section 292 IPC was filed against him for keeping obscene material.
तो 292 आईपीसी के अंडर ये जो शॉपकीपर था इसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ कि तुम ऑब्सीन मटेरियल रख रहे हो अपनी शॉप में, ठीक है। ही कंटेंडेड दैट ही डज नॉट नो इंग्लिश एंड डज नॉट इवन नो द कंटेंट्स ऑफ दैट बुक। तो अब जो शॉपकीपर है वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये जो बुक है इसमें क्या दिया गया है, और मुझे तो इवन की इंग्लिश भी पढ़नी नहीं आती, ठीक है। तो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। केस वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज्ड ऑन हुएवर, हुएवर को कोर्ट्स में लिख लो। सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज्ड ऑन हुएवर and said that whoever knowingly को भी कोर्ट्स में लिख के और अंडरलाइन कर लेना, and said that whoever knowingly is not written there, since whoever is written there strict liability is there, ठीक है। whoever वहां पे वर्डिंग क्या है 292 में, whoever is in possession। तो यहाँ पर whoever knowingly नहीं लिखा गया कि तुम जानते हुए पोजेशन में हो, ठीक है। अगर जानते हुए पोजेशन में, अगर वहां पर लिखा गया होता मेंसरिया आ जाता वहां पर knowingly, ठीक है, कि तो उसकी जो उसने जो प्ली ली थी कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो इंग्लिश पढ़नी ही नहीं आती, तो वहां पर अगर knowingly लिखा होता तो उसे डिफेंस मिल जाना था कि उसे नॉलेज नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेंसरिया नहीं दिया गया था, नोइंगली नहीं लिखा गया, सिर्फ इतना लिखकर छोड़ दिया गया है whoever is in possession। तो मतलब कोई नोइंगली अननोइंगली पोजेशन में है ऑब्सीन मटेरियल के तो वो लायबल होगा। और इस केस में भी ये जो बुक शॉप का ओनर था उसे कन्विक्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाया गया क्योंकि मेंसरिया नहीं दिया गया था। मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर मेंसरिया स्पेसिफिकली नहीं दिया गया होगा वहां पर हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगाएंगे। तो इस केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हुए ये जो शॉपकीपर था उसे कन्विक्ट किया गया, ठीक है। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी किसके साथ डील करता है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ना कल हमने वो जो दो प्रिंसिपल्स किए थे मेलम इन से और मेलम इन प्रोहिबिटो, ये दोनों ही आ जाते हैं। अब ये जो हमने एग्जांपल की रंजीत डी उदेशी वाली, तो ये क्या था? whoever is in possession, ठीक है, whoever is in possession of the obscene material, जो भी वर्डिंग दी गई है। अब ये जो एक्ट था ये क्या था? मेलम इन से, कि तुम्हारा एक्ट ही इंट्रिंसिकली रॉन्ग है, तुम कोई भी ऑब्सीन मटेरियल अपने पास नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये मेलम इन से हो गया। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इस तरीके से लगी। एक और केस लिखो, ये भी लैंडमार्क केस है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। (1965) सुप्रीम कोर्ट। लैंडमार्क केस है, इसके फैक्ट्स लिखो। आरबीआई in 1948 issued a notification that nobody will bring gold in India without the permission of RBI. But those who were in transit were exempted from this. On 8th November 1862, RBI issued another notification that the passengers अब यहाँ पर मैं आपको इसके फैक्ट समझा देती हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल केस है। 1948 में आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी की
कि कोई भी गोल्ड लेकर नहीं आएगा इंडिया में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर गोल्ड की स्मगलिंग होती थी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन क्या जारी की? दैट नोबडी विल ब्रिंग गोल्ड टू इंडिया। आरबीआई की परमिशन के बिना, ठीक है। लेकिन अब जो ट्रांजिट में थे, जो उस टाइम पर, क्योंकि नोटिफिकेशन ताजी ताजी आई थी, तो जो ट्रांजिट में थे उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद 8 नवंबर 1962 में आरबीआई एक और नोटिफिकेशन लेकर आती है और कहती है कि जो भी प्लेन्स में बैठे हुए हैं वो प्लेन से उतरे नहीं। अगर उनके पास गोल्ड है भी तो उनको प्लेन से उतरने की जरूरत नहीं है, वो प्लेन में ही बैठे रहे और एक बार ये डिक्लेयर कर दें कि उनके पास गोल्ड है और कितना अमाउंट ऑफ गोल्ड है, ठीक है, वो डिक्लेयर कर दें और प्लेन में ही बैठे बैठे। तो अब क्या होता है कि 28 नवंबर 1862 में ये डेट कौन सी है? 20 दिन के बाद की, ठीक है, इस नोटिफिकेशन के निकलने के 20 दिन बाद 28 नवंबर 1962 में क्या होता है कि जब नोटिफिकेशन निकल जाती है तो ये जो मैन है जिसके अगेंस्ट केस है, एमएच जॉर्ज, ये ट्रेवल कर रहा था ज्यूरिक से मनेलिया तक। और प्लेन जो है उसका स्टॉप ओवर था बॉम्बे पर, ठीक है, तो प्लेन जो है वो बॉम्बे रुका। अब बॉम्बे क्या है? इंडिया में, ठीक है। तो चेकिंग हुई और वो अभी भी प्लेन में बैठा हुआ था 39 केजी गोल्ड लेकर। चेकिंग हुई, वो बैठा हुआ है प्लेन में 39 केजी गोल्ड लेकर और उससे पूछा गया कि तुमने डिक्लेयर क्यों नहीं किया कि तुम्हारे पास इतना गोल्ड है, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं कौन सा इंडिया में लैंड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो प्लेन में बैठा हुआ हूँ। और उसके अंडर फिर उस पर केस फाइल किया गया अंडर फैरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंडर और ट्रायल कोर्ट ने उसे कन्विक्ट किया। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन में ये दिया गया था कि अगर आप इंडिया से होते हुए गुजर भी रहे हो तो आप प्लेन में बैठे रहो, लेकिन आप डिक्लेयर कर दो कि मेरे पास इतना गोल्ड है, ठीक है। अब उसने डिक्लेयर नहीं किया था तो ट्रायल कोर्ट ने उसे इस बेसिस पर कन्विक्ट कर दिया, ये कहकर कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम डिक्लेयर करो। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगाई गई कि हुएवर, ठीक है, तो वहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को लगाते हुए ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया। हाई कोर्ट के पास केस गया तो हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया कि हाई कोर्ट ने ये कहकर एक्विट कर दिया कि अभी तो 8 नवंबर को नोटिफिकेशन आई थी और 20 दिन का ही टाइम पीरियड हुआ है, तो 20 दिन में हो सकता है कि उसे, वो ट्रैवलिंग में था या जर्मनी में रहता है, उसे नहीं पता चला, तो कोई बात नहीं, 20 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आई है तो हम उसे इस बेसिस पर एक्विट कर देते हैं, ठीक है। मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 की रेशियो से डिक्लेयर किया कि ब्रिंगिंग गोल्ड इनटू इंडिया इंक्लूड्स बोथ वॉलेंटरली ब्रिंगिंग एज वेल एज इनवॉलेंटरली ब्रिंगिंग, ठीक है। तो अगर वो गोल्ड लेकर आ रहा है इंडिया में तो वो दोनों तरीके से माना जाएगा। हुएवर यहाँ पर वॉलेंटरली या इनवॉलेंटरली नहीं लिखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि यहाँ पर ब्रिंगिंग का मतलब वॉलेंटरली ब्रिंगिंग भी होगा और इनवॉलेंटरली ब्रिंगिंग भी होगा। और इस केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगाई गई और उन्होंने कहा कि अगर हम इस केस में से अलाउ कर देते हैं, जो हाई कोर्ट ने रीज़न दिया कि चलो 20 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आई है, इस वजह से उसे इक्विट कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम इतनी सी वजह से इसे अलाउ कर देंगे, इसे जाने देंगे, तो इस तरीके से ऑलरेडी गोल्ड स्मगलिंग के केसेस हो रहे हैं, तो इस तरीके से केसेस होते जाएंगे और फिर जो नोटिफिकेशन आरबीआई ने जारी की है कि आप डिक्लेयर करोगे, तो ऐसे तो हर पैसेंजर जो है वो बिना डिक्लेयर किए निकल जाएगा और
ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे स्मगलिंग होने के, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को नहीं माना, तो उन्होंने ये जो एम एच जॉर्ज था इसे कन्विक्ट किया। तो अभी ये सारे इस केस के फैक्ट्स थे और ये भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस था, तो इसलिए ये लैंडमार्क केस है, ठीक है। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है या हमारी कोर्ट जो है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कॉन्सेप्ट को लगाती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मेंस रिया नहीं देखा, इन्होंने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को लगाया, ठीक है। इसके फैक्ट्स आप लिख लो। On 8th November 1862, RBI issued another notification that the passengers passengers can sit on the plane and they'll have to declare that they have gold and how much gold is with them, ठीक है। 28th November, on 28th November 1962, that is after 20 days, the notification was issued, comma, this man M.H. George was traveling from Zurich to Manila, वो लिखा हुआ है नाम, ठीक है, full stop. Plane stopped in Bombay as it was a stopover, comma, checking was done and he was sitting on the plane carrying 39 kg of gold, full stop. He was asked why he did not declare, full stop. He said, I am not landing in India. He was filed a case under FERA, F-E-R-A, Foreign Exchange Regulation Act, full stop. Trial court convicted him, saying there was a responsibility upon him to declare. So, strict liability, ब्रैकेट में लिख लो strict liability. तो ट्रायल कोर्ट ने किस बेसिस पर कन्विक्ट किया? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बेसिस पर. हाउएवर, हाई कोर्ट एक्विटेड हिम, saying that the notification was just issued 20 days ago matter went to Supreme Court. It was decided by 2:1 that bringing into India includes both voluntarily bringing as well as involuntarily bringing, and it is a case of strict liability. थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना. If we will allow this, then the cases of smuggling in India will increase. So he was convicted. एक और केस लिखो, नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. ये भी लैंडमार्क केस है. नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1966 सुप्रीम कोर्ट. तो उस टाइम में इसको लिखते जाओ, मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करते जाऊंगी. एट दैट टाइम फॉर सेलिंग वीट a license was required. This person had applied for license authorities. This person has applied for a license, full stop. Authorities said the license is almost ready. In anticipation that within 15 to 20 days his license will come, comma, he stored 1 ton of wheat but he did not sell that. Raid happened
he said, I have applied for the license and it will be given soon. तो अब तक क्या हुआ है, फैक्ट्स क्या है कि उस टाइम पर वीड सेल करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो इस पर्सन ने क्या किया हुआ था, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया हुआ था। अथॉरिटीज ने कहा कि तुम्हारा लाइसेंस जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, और एक दो दिन में उसे लगा कि मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। तो उसने इसी एंटिसिपेशन में कि कोई बात नहीं, मुझे मेरा लाइसेंस तो मिलने ही वाला है, उसने कि मेरा लाइसेंस आ जाएगा 15-20 दिनों में, तो उसने क्या किया कि 1 टन ऑफ वीट जो है वो स्टोर करके रख ली। पर उसने उस वीट को सेल नहीं किया। सेल तो वो तभी कर सकता था अगर उसके पास लाइसेंस होगा तो, ठीक है। और इसी बीच में रेड पड़ गई। तो उसने कहा कि मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो जल्दी ही आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने जो ये 1 टन ऑफ वीट जो है वो स्टोर करके रखी हुई थी, ठीक है। अब ये मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, फुल स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ क्वीन वर्सेस टॉल्सन and held that this act is not malum in se. He had applied in time. He was not selling the wheat. He just stored it. So, it is not malum in se and it is just malum in prohibito. So, he was given the benefit. तो कल हमने 2 केसेस किए थे, एक प्रिंस हेनरी वाला कि जहां पर प्रिंस हेनरी को लगता है कि वो जो जिस लड़की को भगाकर लेके जा रहा है वो मेजर है, तो और वो उस पर फिर मैलम इनसे का प्रिंसिपल लगाया था कोर्ट ने कि तुम्हारा जो एक्ट है वो इंट्रिंसिकली ही रॉन्ग है, तुम एक लड़की को भगाकर लेके जा रहे हो, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट केस हमने डिस्कस किया था क्वीन वर्सेस टॉल्सन का, जहां पर मैलम इन प्रोहिबिटो का सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल लगाया था और कहा था कि जो मिसेस टॉल्सन है उन्होंने सारी जो रेमेडीज थी वो देख ली, उन्होंने मिस्टर टॉल्सन को ढूंढने की कोशिश की, उन्होंने वेट भी किया, उन्होंने हर जगह पर हर एक अथॉरिटी से पूछ डाला, उन्होंने इवन कि उसके जो फैमिली है, जब उसकी फैमिली ने कह दिया कि जो मिस्टर टॉल्सन है वो अब मर चुका होगा, उसकी जो शिप है वो संक कर गई होगी, ये सोचने के बाद, ये सारा कुछ करने के बाद फिर उसने रीमैरिज की थी, ठीक है। तो कल हमने ये वाला केस अच्छे से डिस्कस किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही उसी केस का प्रिंसिपल अप्लाई किया इस केस में भी और कहा कि ये जो वीट सेलर है इसका जो एक्ट है वो मैलम इनसे नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने सारे उसने हर एक प्रोविजन को फॉलो किया है, उसने लाइसेंस को के लिए टाइम पर अप्लाई कर दिया था और उसने अभी तक ऐसे नहीं है कि उसने वीट जो है वो सेल करनी स्टार्ट कर दी थी बिना लाइसेंस के, उसने सिर्फ स्टोर करके रखी हुई थी, लाइसेंस उसका जब आ जाता तब वो अपनी जो वीट है उसे सेल कर देता, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मैलम इन प्रोहिबिटो को लगाया और मैलम इन से को नहीं लगाया, ठीक है, तो उसे बेनिफिट दिया गया। तो हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी देखते हैं कि कहाँ पर लगानी है कहाँ पर नहीं लगानी। तो जहां पर हमें लगेगा कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मैलम इन से है एक्ट जो है, वहां पर हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगाएंगे। जहां पर हमें लगेगा कि नहीं इसने जो सारी चीजें फॉलो की हैं, इसने अच्छी इंटेंशन के साथ गुड फेथ के साथ काम किया है विद ड्यू, हम आईपीसी में ये भी पढ़ेंगे कि गुड फेथ का मतलब क्या है। गुड फेथ का मतलब है ड्यू केयर एंड कॉशन। तो जहां पर ड्यू केयर एंड कॉशन को फॉलो करते हुए कोई एक्ट किया गया है वहां पर हम मैलम इन प्रोहिबिटो लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक लैंडमार्क केस था, इंपॉर्टेंट केस है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मैलम इन प्रोहिबिटो लगाया। अब कुछ और एस्पेक्ट्स हैं मेंस रिया की। नेक्स्ट और प्रिंसिपल लिखो, प्रिंसिपल ऑफ नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस इन आईपीसी। 2 चीजें हैं, नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस। ये भी हम समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट जो मेंस रिया का प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस, ठीक है। रेकलेसनेस क्या होती है? रैशनेस। अब इन दोनों में डिफरेंस समझना, ठीक है, और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ। नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस बोथ आर नॉट साइनोनिमस, दोनों का एक ही मतलब नहीं है। In negligence,
नेग्लिजेंस में मैंने परवाह नहीं की, आई डोंट केयर, ठीक है। और रेकलेसनेस में क्या है, आई एम नॉट केयरिंग एट ऑल। नेग्लिजेंस में गलती होगी कि मैंने परवाह नहीं की, ठीक है। रेकलेसनेस में क्या है कि मुझे पड़ी ही नहीं है, मैं क्यों परवाह करूं, ठीक है, वो है रेकलेसनेस। अब नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस जो है ना, वो दोनों वॉलेंटरी नहीं हो सकते कभी भी। क्यों? क्योंकि हमने वॉलेंटरीली की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो वॉलेंटरीली में क्या दिया गया था, इंटेंशन थी, नॉलेज थी, रीजन टू बिलीव था, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस में कैसे ये चीजें नहीं है, ठीक है। इसका बेसिक्स लिखो, नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस इज नेवर अ वॉलेंटरी एक्ट। इस पर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉलेंटरी मीन्स I have intention or knowledge or reason to believe। तो जहां पर नॉलेज होगी, इंटेंशन होगी, रीजन टू बिलीव होगा, तो वो मेरा एक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने वो वॉलेंटरली किया है, ठीक है। इन नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस देयर इज नीदर इंटेंशन नॉर फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, देयरफॉर नॉलेज इज नॉट देयर। तो नेग्लिजेंस में ना तो इंटेंशन है, ना ही फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस है। मुझे परवाह ही नहीं थी, मुझे पड़ी ही नहीं थी किसी चीज की, तो अब मेरी इंटेंशन भी कैसे बनेगी अगर मुझे किसी चीज की पड़ी ही नहीं है, तो ठीक है। तो ना तो वहां पर इंटेंशन है और ना ही वहां पर फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर मुझे थोड़ा बहुत भी ख्याल होता किसी चीज का, फिर ही मैं फोर्सिबिलिटी देखती कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आगे चलकर, ठीक है। तो अगर हमें परवाह ही नहीं है, तो हम ना तो कोई इंटेंशन बना सकते हैं, ना ही हमारी कोई फोर्सिबिलिटी बन सकती है कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर। तो जब इंटेंशन और फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं है, तो नॉलेज भी नहीं होगी, ठीक है। Recklessness is in recklessness there is neither intention nor forcibility of consequences, therefore knowledge is not there। तो recklessness में knowledge नहीं होती। और इसलिए ये voluntarily में नहीं आता, तो ये voluntary act भी नहीं है। और voluntary नहीं है इसलिए हम देखेंगे कि ऑफेंस तो ये बनेगा, लेकिन इसकी पनिशमेंट उतनी नहीं होगी। हम कोई चीज जानते बूझते हुए, समझते हुए, सब जानते हुए कि आगे क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो सब कुछ जानते हुए हम एक चीज कर रहे हैं, उस चीज की हमें ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। एक चीज जहां पर हमें कोई नॉलेज नहीं है, कोई फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, हम वॉलेंटरली एक्ट नहीं कर रहे, तो हम अनजाने में कर रहे हैं, एक तरीके से हम अनजाने में ही कर रहे हैं। तो अगर हम कोई चीज अनजाने में कर रहे हैं, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी थोड़े कम होंगे, उसकी लायबिलिटी भी कम होगी। तो वो हम आगे चल के देखेंगे कि कितनी कम है। एग्जाम्पल लिखो, अ मैन इज ड्राइविंग हिज कार ऑन हाई स्पीड in a crowded place. His knowledge is not there, comma, others have the knowledge that he is going to cause an accident, but he does not know he will cause an accident. अगर उसे knowledge होती, if he will be having knowledge, he would have slowed down, तो वो उतना फास्ट चला ही नहीं रहा होता, ठीक है, अगर उसे नॉलेज होती कि आगे चल के किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो therefore one thing should always be remembered, in negligence, इसे बोल्ड लेटर्स में लिख लो, अपने कुछ भी ऐसे बॉक्स बनाकर लिख लो, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लो कि याद रहे, इस पर नजर चली जाए। One thing should always be remembered, in negligence and recklessness there is no knowledge and no element of intention। तो ना तो वहां पर इंटेंशन है, ना ही नॉलेज है, तो वो वॉलेंटरी भी नहीं बनता नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस में, ठीक है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि मुझे लगता है कि वो चीज तो हो ही नहीं सकती, मुझे परवाह ही नहीं थी, तो मुझे यही लगेगा कि वो चीज तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसीलिए हम कोई कॉशन भी लेकर नहीं चलते।
जब हमें परवाह ही नहीं पड़ी और हम ये सोच रहे हैं कि ये चीज तो हो ही नहीं सकती, तो फिर हम कॉशन भी कैसे लेंगे। अब हम अगर कॉशन नहीं ले रहे और वॉलेंट्री नहीं है हमारा एक्ट, तो क्या ये पनिशेबल होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा। ठीक है, तो अब लिखो ये सारा जो हमने बेस लिख लिया, अब लिखो व्हाई नेग्लिजेंस एंड रैशनेस आर पनिशेबल। अगर ये सारी चीजें हैं कि मेरा एक्ट वॉलेंट्री नहीं है, तो फिर नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस को पनिशेबल कैसे किया जाएगा। व्हाई नेग्लिजेंस एंड रैशनेस आर पनिशेबल। In negligence and rashness, there is no intention or knowledge, but as a reasonably prudent man, one ought to have known इसको अंडरलाइन कर लो। One ought to have known that this will happen. Where a doctor leaves the patient to be taken care by a nurse, he is acting negligently. He is not taking care. अब अगर डॉक्टर एक नर्स के पास पेशेंट को छोड़ जा रहा है, तो डॉक्टर जो है वो नेग्लिजेंटली एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको देखना चाहिए था पेशेंट को, और अगर वो नहीं देख रहा है, वो टेक केयर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या डॉक्टर से हम क्या सपोज करते हैं कि डॉक्टर जो है वो ध्यान रखे पेशेंट्स का। ठीक है, वो ऐसे नेग्लिजेंटली एक्ट ना करे, क्योंकि ऐसे तो फिर पेशेंट्स जो है वो मरते जाएंगे, केसेस खराब होते जाएंगे। ठीक है, सो देयरफॉर इन बोथ नेग्लिजेंस, therefore both negligence and recklessness are not synonymous. अब हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, why negligence and rashness are punishable। तो punishable क्यों है? अब इसका आंसर लिखो, punishment is there because you ought to have known। आपको पता होना चाहिए था कि आपके इस एक्ट से ये कुछ हो सकता है। एक रीजनेबली प्रूडेंट मैन से हम जो समझदारी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो इस तरीके से एक्ट करेगा, आपने उस तरीके से एक्ट करना था। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप पनिशेबल होगे। अगर आप उस तरीके से एक्ट नहीं कर रहे हो तो आप नेग्लिजेंटली एक्ट कर रहे हो, रैशनेसली एक्ट कर रहे हो, रेकलेस हो, इसलिए आपको पनिशमेंट दी जाएगी। एज अ जनरल रूल, ये सिर्फ समझने के लिए है कि एज अ जनरल रूल जो नेग्लिजेंस और रैशनेस है वो आईपीसी का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, उसे हम ज़्यादा टॉर्ट्स में कवर करते हैं क्योंकि वो एक रॉन्ग आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आईपीसी में पनिशमेंट भी कम है नेग्लिजेंस की और रैशनेस की। एज अ जनरल रूल, नेग्लिजेंस एंड रैशनेस आर नॉट एट ऑल द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आईपीसी एंड देयर पनिशमेंट इज लोएस्ट इन आईपीसी। Negligence and rashness per se is the subject matter of torts. However, if that negligence or rashness, अब जनरल रूल ये था कि हम उसे टॉर्ट्स में कवर करते हैं, आईपीसी का वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। अब इसकी एक्सेप्शन कहाँ पर है? आईपीसी में हम उसे कब कवर करेंगे? जब नेग्लिजेंस और रैशनेस थ्रेट बन जाएगी ह्यूमन लाइफ के लिए। ठीक है, so however if, इसके आगे आप ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्शन, however if that negligence or rashness threatens the human life, all those negligent and rash acts are punishable। तो जब ह्यूमन लाइफ को कोई थ्रेट हो जाएगा आपकी नेग्लिजेंस और रैशनेस की वजह से, तब हम उसे पनिशेबल मानेंगे। और हमने स्टार्टिंग में ये भी डिस्कस किया, क्योंकि वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री नहीं है नेग्लिजेंट और रैशनेस एक्ट, तो फोर्सिबिलिटी नहीं है, नॉलेज नहीं है, इंटेंशन नहीं है, तो इसलिए ये जो ऑफेंस है इसकी पनिशमेंट भी लोएस्ट होगी। आप कुछ जानते बूझते हुए कर रहे हो उसकी पनिशमेंट ज़्यादा होगी, आप कुछ अनजाने में कर रहे हो उसकी पनिशमेंट कम होगी। ठीक है, इसीलिए जो नेग्लिजेंट एक्ट्स हैं उनकी पनिशमेंट भी लोएस्ट है आईपीसी में। सो अगर हम आईपीसी देखें अपनी, तो मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की? सिर्फ 2 साल। ठीक है, 2 साल और फाइन, चाहे आप डेथ भी कॉज कर दो तब भी आपको सिर्फ 2 साल की सजा मिलेगी। वही आपने जानते बूझते हुए किसी की डेथ कर दी, जानबूझकर आप किसी को मार रहे हो प्लानिंग प्लॉटिंग करके, फिर आपको फांसी तक हो सकती है। लेकिन आप नेग्लिजेंटली कर रहे हो, अनजाने में कर रहे हो, तो इसके लिए आपको 2 साल तक की सजा है।
और इतनी कम पनिशमेंट क्यों है, इसका भी वाई हमने डिस्कस कर लिया। कम क्यों है, क्योंकि वॉलेंटरी नहीं है, आप अनजाने में कर रहे हो। अगर आप जानबूझ के करते तो आपकी पनिशमेंट भी ज्यादा होती। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में नेग्लिजेंस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और कहीं लिख लो कि नेग्लिजेंस जो है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेग्लिजेंस में क्वेश्चन क्या आता है कि अगर हम अपना बेयर एक्ट देखें तो वहां पर नेग्लिजेंस एंड रैशनेस नहीं लिखा गया। ठीक है, तो नेग्लिजेंस और रैशनेस को हम साथ लेकर नहीं चलेंगे, हम देखेंगे कि या नेग्लिजेंस होगी या रैशनेस होगी। तो यहां पर एंड वर्ड का यूज नहीं किया गया, और वर्ड का यूज किया गया। नेग्लिजेंस की डेफिनेशन लिखो। नेग्लिजेंस मीन्स अ फेलियर टू सेटिस्फाई एन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ केयर which can be due to incompetence, which can be because of thoughtlessness, which can be because of inadvertence. तो नेग्लिजेंस का मतलब क्या है, एक फेलियर है सेटिस्फाई करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ केयर। ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या है कि हम देखेंगे, ध्यान रखेंगे और हम थॉटफुल तरीके से काम करेंगे जो भी एक्ट्स होंगे हमारे, और हम एडवर्टेंटली ध्यान रखते हुए पूरे अपने फोकस के साथ जो चीजें करेंगे, एक्ट्स करेंगे। ठीक है, अगर हम ये सारी चीजें नहीं करते, अगर हम इनकॉम्पिटेंसी से काम करते हैं, या फिर अगर हम थॉटलेसनेस से हम कार ऐसे ही चलाए जा रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं है रोड पर, ठीक है, या फिर हम इनएडवर्टेंस के साथ काम करते हैं, यही कि अगर सपोज डॉक्टर है तो डॉक्टर से हम क्या सपोज करते हैं, डॉक्टर की जब ऑपरेशन कर रहा है तो वो अच्छे से ऑपरेशन करे, पूरे ध्यान के साथ ऑपरेशन करे और कोई भी गलती ना करे। तो हमने एक एग्जांपल की थी कि डॉक्टर अगर बॉडी में ऑपरेशन के टाइम पर टॉवल ऐसे छोड़ देता है तो वो उसका नेग्लिजेंट एक्ट हो जाएगा। ठीक है, in the case of negligence, the party does not do the act which he is obliged to do. So, in negligence, he breaks a positive duty. Positive duty को underline कर लो। नेग्लिजेंस और रैशनेस में ना, रैशनेस में, रेकलेसनेस में, रैशनेस और रेकलेसनेस एक ही चीज है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो नेग्लिजेंस और रैशनेस में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि नेग्लिजेंस जो है ना वो हम अपनी कोई पॉजिटिव ड्यूटी थी, हमसे कुछ सपोज किया जा रहा था कि आपने ये चीज करनी है, आपकी पॉजिटिव ड्यूटी बनती है और हम वो पॉजिटिव ड्यूटी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो हम नेग्लिजेंटली एक्ट करें। रैशनेस में क्या है कि हम एक नेगेटिव ड्यूटी कर रहे हैं कि अगर हमने कुछ नहीं करना है पर हम वो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव ड्यूटी है और नेग्लिजेंस में एक पॉजिटिव ड्यूटी है जिसे हम ब्रेक कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझो, एक पुलिस ऑफिसर है, वो घर पे आता है और वो अपनी लोडेड गन बेड पे ऐसे छोड़ के चेंज करने चला जाता है। ठीक है, या नहाने चला जाता है बाथरूम में। अब उसके घर में छोटे बच्चे हैं और वो ऐसे खेलते खेलते, 5-10 साल के बच्चे हैं, गन को उठाते हैं और गन के साथ खेलने लग जाते हैं। ठीक है, और खेलते खेलते वो सर्वेंट को ऐसे शूट कर देते हैं। सर्वेंट के साथ खेल रहे होते हैं, सर्वेंट को शूट कर देते हैं, सर्वेंट मर जाता है। अब बच्चा जो है वो 5 साल का है, वो डोली इनकेपेक्स है। ठीक है, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, उसको नहीं पता था कि ये असली गन है या नकली गन है, या मेरे ऐसे करने से सर्वेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चा डोली इनकेपेक्स है 5 साल का, तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती, लेकिन पुलिस ऑफिसर जो है वो लायबल है। और लायबल कैसे है, क्योंकि वो नेग्लिजेंट था। उसकी ड्यूटी बनती थी, पॉजिटिव ड्यूटी थी कि अगर उसे एक लोडेड गन दी गई है तो उसकी ड्यूटी है कि उसे संभाल कर भी रखे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबली रखे उसे, और अगर वो नहीं रख रहा है तो वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके लिए वो लायबल होगा। ठीक है, तो वो नेग्लिजेंटली एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर था उसे लायबल किया गया और उसका जो एक्ट था उसे नेग्लिजेंट माना गया। इसी तरीके से रैशनेस और रेकलेसनेस में हम देखते हैं, इसकी भी डेफिनेशन लिखो, और हमने जो अभी नेग्लिजेंट में एग्जाम्पल डिस्कस की, इसे भी अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, अब रेकलेसनेस क्या है,
कि ये इट इज एन एटीट्यूड ऑफ इनडिफरेंस। हमने अभी डिस्कस कर लिया रैशनेस और नेग्लिजेंस दोनों को, लेकिन अभी इसे थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में लिख लो, कहीं काम आ जाएगा आंसर में लिखने के लिए। सो रेकलेसनेस इज एन एटीट्यूड ऑफ इनडिफरेंस। इट इज एन एटीट्यूड ऑफ नॉट केयरिंग अबाउट द रिस्क्स और डेंजर्स attending one's own conduct. So, in recklessness, one breaks a negative duty. जो उसे नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, ठीक है। तो हमने नेग्लिजेंस में क्या देखा था कि वो एक पॉजिटिव ड्यूटी, जो उसे करना चाहिए था वो नहीं कर रहा था। पॉजिटिव ड्यूटी क्या थी कि गन को संभाल कर रखता, बच्चों से दूर रखता, ठीक है, उसने नहीं किया, नेग्लिजेंट एक्ट है। यहाँ पर रेकलेसनेस में क्या है, वो एक नेगेटिव ड्यूटी कर रहा है। नेगेटिव ड्यूटी क्या कि जो उसे नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, ठीक है। सो इन बोथ नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस देयर इज अ रिस्क which he is taking which is unjustified. So in both negligence and rashness, one is liable because he ought to have known, ठीक है, he ought to have known the consequences which any reasonably prudent man could foresee. अगला प्रिंसिपल लिखो मेंजरिया का, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस। डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस, MALICE, ये नेक्स्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। मैलिस क्या होता है, एक नेगेटिव इमोशन है। मैलिस क्या है, टू कॉज यू हार्म। इसको एक एग्जांपल से समझो, एग्जांपल लिख भी लो साथ में। A with the desire to kill B fires at him. Bullet doesn't harm B but harms C, who is behind B, and C dies. A says, C is my friend. I did not have any intention, desire or knowledge or foreseeability of consequences, he says that this should be considered as his negligent act. तो यहाँ पर क्या है, A B को मारने की मंशा से फायर करता है B पर, लेकिन जो बुलेट है वो B को हार्म नहीं करती बल्कि C को लग जाती है जो B के पीछे खड़ा हुआ था, ठीक है, और C मर जाता है। A कहता है कि C तो मेरा दोस्त था और मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मेरी कोई डिजायर नहीं थी, मेरी नॉलेज नहीं थी, फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थी। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा जो एक्ट था वो वॉलंटरी एक्ट नहीं था, तो मेरा एक एक्ट जो था वो नेग्लिजेंट एक्ट था। अब देखो हमने वॉलंटरी और नेग्लिजेंट में ये भी देखा कि अगर कोई एक्ट वॉलंटरी है तो उसकी पनिशमेंट फांसी तक की है, ठीक है। अगर आप डिजायर से कर रहे हो अलग अलग केसेस में, सर्कमस्टांसेस में, तो पनिशमेंट ज्यादा है, और नेग्लिजेंटली कर रहे हो तो उसके सिर्फ 2 साल तक की पनिशमेंट है, चाहे आप डेथ भी कॉज कर दो, ठीक है। इसीलिए अब वो नेग्लिजेंसी का प्ली ले रहा है कि मैं तो नेग्लिजेंट था, मुझे पता ही नहीं था कि सी पीछे खड़ा है, ठीक है। तो वो कहता है कि मेरा जो एक्ट है उस मेरा वॉलंटरी एक्ट नहीं था, तो इसलिए उसे नेग्लिजेंट एक्ट माना जाए। अब ये जो एक्ट है यहाँ पर, ये जो प्रिंसिपल है नेग्लिजेंस का, ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। दिस डज नॉट अप्लाई हियर if you have done any negative act that is done with an intention or knowledge and done by making a person your target, and your target is not harmed, but with the same act other person is harmed, then you are liable as if you have done that act on the targeted person. तो अगर A B को मारना चाह रहा है, ठीक है, B बच जाता है पर ये गोली किसी तरीके से C को लग जाती है जो B के पीछे खड़ा था, ठीक है, और A कह रहा है कि C मेरा फ्रेंड था, मेरी डिजायर नहीं थी C को मारने की, मेरी तो डिजायर थी B को मारने की, ठीक है, तो मेरा जो एक्ट है वो नेग्लिजेंट है। तो अब अगर A C को भी मार रहा है
ए की वजह से, ए की जो डिजायर थी बी को मारने की, बट उस डिजायर की वजह से सी मर रहा है, तो हम ये मानेंगे कि ए की डिजायर थी सी को मारने की। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस। इसका जो मैलिस था बी को हार्म करने का, ठीक है, इसका जो मैलिस था बी को हार्म करने का, वही ट्रांसफर हो गया अब सी पर। तो हम ये मानेंगे कि इसका मैलिस था अगेंस्ट सी। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस, ठीक है। और हम ये लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि उसका जो एक्ट है वो इंट्रिंसिकली रॉन्ग है। तो इस वाई ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस हम लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि उसका जो एक्ट है वो इंट्रिंसिकली रॉन्ग है। यानी कि मेलामिन से है। सो इसका वाई भी लिख लो, वाई ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस। द एक्ट इज इंट्रिंसिकली रॉन्ग where an act is basically tainted and it is so much tainted that another person also suffers because of that malice, then his act will not be covered under negligence and he will be liable, उतना ही लायबल होगा जितना कि वो बी के मर्डर के लिए होता, ठीक है। और इसके क्रक्स में लिख लो, इट इज द देयरफॉर इट इज द टेंटेड एक्ट, कॉमा, नॉट द विक्टिम हु मैटर्स। तो हम ये देखेंगे कि हमारा टेंटेड एक्ट क्या था, हमारा जो इंट्रिंसिकली रॉन्ग एक्ट था वो क्या था। ये नहीं मैटर करेगा कि विक्टिम कौन है, विक्टिम चाहे बी होता, चाहे बी की डेथ होती, चाहे सी की डेथ हो गई, ठीक है, डेथ तो हुई ना। तो इसीलिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस है वो लगता है और हम उसमें इसको नेग्लिजेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। एक और रिपोर्टेड केस है, लिख लो, ए एंड बी वर पार्टनर्स, A wanted to kill B. He went to pilgrimage, तीर्थ यात्रा पर गया वो। He went to pilgrimage. A gave him sweets poisoned with arsenic. As soon as B touched it, comma, he thought that a strange smell is there and threw away the box. तो ए जो है, ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं। ए चाहता था कि बी मर जाए और उसका सारा जो पैसा है वो मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो वो पिलग्रिमेज पे जाता है, तीर्थ यात्रा पर जाता है और बी को प्रसाद दे देता है कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आया हूँ, और वो मिठाई होती है उसमें जहर मिलाकर दे देता है उसे, ठीक है। जैसे ही बी उसे टच करता है, बी सोचता है कि इसमें से अजीब सी स्मेल आ रही है, तो वो बॉक्स को ऐसे ही फेंक देता है कि मैं नहीं खा रहा इसे। तो जब वो फेंक देता है तो स्ट्रीट के जो बच्चे हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन फाउंड दैट बॉक्स ऑफ स्वीट्स एंड एट देम। तो स्ट्रीट के जो बच्चे हैं वो बॉक्स को उठाते हैं, उसमें से मिठाई खा लेते हैं और मर जाते हैं, एट देम एंड डाइड, ठीक है। ट्रायल स्टार्ट होता है, ट्रायल स्टार्टेड, ए वाज हेल्ड लायबल एज ही टारगेटेड टू किल बी। तो इस केस में भी ए का टारगेट क्या था कि वो बी को मारे। अब उससे अगर स्ट्रीट चिल्ड्रन की डेथ हो गई उसके मैलिस की वजह से, वो अलग चीज है, लेकिन उसका टारगेट क्या था कि वो बी को मारे। दो बी वॉज सेव्ड बाय लक एंड द चिल्ड्रन डाइड, बट हिज एक्ट वॉज टेंटेड एक्ट। तो उसका जो एक्ट था वो मैलिस था, मैलिस से भरा हुआ था। हिज एक्ट वॉज टेंटेड एक्ट, हिज एक्ट वॉज इंट्रिंसिकली रॉन्ग, so his liability will be the same as the liability of killing B। तो यहाँ पर भी चाहे B की डेथ नहीं हुई, वो B को मारना चाह रहा था लेकिन किसी और की डेथ हो गई, तो भी हम ये मानेंगे कि जो मैलिस था वो हम ये मानेंगे कि वो स्ट्रीट चिल्ड्रन को ही मारना चाह रहा था, क्योंकि उसका जो एक्ट था वो इंट्रिंसिकली रॉन्ग था। तो यहाँ पर भी हम उसे नेग्लिजेंट एक्ट का में बेनिफिट नहीं देंगे और उसे लायबल करेंगे अटेम्प्ट टू मर्डर में, ठीक है। यहाँ पर भी ट्रांसफर ऑफ मैलिस होगा।
एक और केस लिखो, A shoots at a dog of his neighbor. एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, A shoots at a dog of his neighbor, full stop. As he shoots the dog, he runs away and he missed the target. The gunshot harms a lady. अब ये डिसाइड करना है कि ये केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस है या नहीं है, ठीक है। अगर आप सेक्शन 46 देखो, सेक्शन 46 देखो अपने बेयर एक्ट्स में, वहां पर डेथ की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो। द वर्ड डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग को अंडरलाइन करो, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर डेथ का मतलब क्या है कि डेथ होनी चाहिए किसी ह्यूमन बीइंग की। ऊपर वाले जो हमने दो केसेस किए वहां पर चाहे बी को मार रहा था, सी को नहीं मारना चाह रहा था, लेकिन सी क्या था, ह्यूमन बीइंग था, सी की डेथ हुई तो हमने डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस लगाया कि मैलिस जो है वो ट्रांसफर हो गया, उतना ही वो लायबल है जितना कि वो बी की डेथ के लिए लायबल होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये जो पिलग्रिमेज वाली एग्जाम्पल की, पार्टनर्स वाली, वहां पर भी चाहे बच्चों की डेथ हुई पर थे वो भी ह्यूमन बीइंग ही, तो वहां पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस जो है वो हो गया। अब इस केस में एक डॉग को शूट करना चाह रहा है, ठीक है, तो डॉग भाग जाता है, वो अपना टारगेट मिस कर देता है, तो वो गन शॉट लग जाता है लेडी को और लेडी मर जाती है। अब इस केस में क्या ट्रांसफर ऑफ मैलिस होगा? नहीं, इस केस में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ डेथ क्या कह रही है कि अगर डेथ कॉज करनी थी उसने ह्यूमन बीइंग की, तब वो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस होता, ठीक है। यहाँ पर वो डेथ किसकी कॉज करना चाह रहा था? एनिमल की, डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो यहाँ पर डेथ ऑफ अ ह्यूमन, सेक्शन 46 जो है वो डिनोट करता है डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग को। दैट मीन्स अंडर आईपीसी डेथ ऑफ अ डॉग विल नॉट बी कवर्ड, कंसिडर्ड एज अ डेथ, ठीक है। और सेक्शन अगर हम 299 भी देखें, हुएवर कॉजेज डेथ, तो वहां पर भी डॉग कवर नहीं है, ठीक है, वहां पर भी ह्यूमन बीइंग्स की बात की जा रही है। सो इंटेंशन ऑफ किलिंग अ डॉग, इसका आंसर लिखूं, सो द इंटेंशन ऑफ किलिंग अ डॉग कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अ ह्यूमन बीइंग। तो अगर मेरी इंटेंशन एक डॉग को मारने की थी, तो वही इंटेंशन डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस को लगाते हुए वो अब ट्रांसफर नहीं हो सकती एक ह्यूमन बीइंग पर, ठीक है। सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मैलिस ओनली फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू अनदर ह्यूमन बीइंग। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू एनिमल और एनिमल टू ह्यूमन बीइंग। अगर अब हमने डॉग वाली एग्जांपल की, ठीक है, यहाँ पर डी डॉग लगा लेते हैं और यहाँ पर एल लेडी लगा लेते हैं, ठीक है। अब ए डी को शूट करना चाह रहा था, एल की डेथ हो गई, ये भी ट्रांसफर ऑफ मैलिस नहीं होगा क्योंकि डी जो है वो डॉग है, एनिमल है, ठीक है, इसे भी हम डेथ में कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर ये एल लेडी को मारना चाहता और डी डॉग को जो गन है, गन शॉट लग जाता, तो भी डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस नहीं होता। अगर डॉग ओनर कह रहा है कि ए ने, सपोज ये ए जो है वो एल लेडी को मारना चाह रहा था और लेडी बच जाती है और डॉग को लग जाती है, ठीक है। अब डॉग ओनर जो है ये इस पर केस फाइल करता है कि मेरे डॉग की डेथ कॉज की है ए ने। यहाँ पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस जो है वो ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ए एल की डेथ कॉज करना चाह रहा था, डी की डेथ कॉज नहीं करना चाह रहा था, वो गलती से हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस तभी ट्रांसफर होगा जब ह्यूमन टू ह्यूमन हमारा जो मैलिस है वो हुआ होगा, ठीक है। अगर ए एक ह्यूमन की डेथ कॉज करना चाह रहा था, उस ह्यूमन की डेथ कॉज ना होते हुए किसी और ह्यूमन की डेथ कॉज होगी, तभी डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस जो है वो ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसकी कुछ और एग्जाम्पल्स हैं और कुछ केसेस हैं, एक दो केसेस हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ये रिपोर्टेड केस भी हैं और एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अभी के लिए टाइम ओवर हो गया, तो हम नेक्स्ट क्लास में ये केसेस डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और वाइकेरियस लायबिलिटी को डिस्कस करने के बाद आई थिंक फिर हम उसके बाद प्रोविजंस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बस फिर आपका बेसिक लॉ जो है वो हो जाएगा कंप्लीट, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। इसके बाद हम अपनी प्रीएम्बल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी क्लैरिटी रखो। यही सारे कॉन्सेप्ट्स हमें आगे चलकर जब हम प्रोविजंस पढ़ेंगे तो आपको काम आएंगे, तो इसको साथ साथ में रिवाइज करते जाओ, यही आपका बेस बनाएगा आईपीसी का। तो इनिशियल लेक्चर्स जितने भी हैं ये इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप जितना भी सब्जेक्ट मैटर कैसे लिखना है, आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, वो सारा हम इस इनिशियल लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।